y है, और यहाँ पे इंटीजर हमने एक z ले लिया है। और इसी सी क्लास के अंदर में मैं चाहता हूं कि एक एडिशन करना या सम करना, जहां पे हम x प्लस वाई प्लस जेड हम करना चाहें, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। इस ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वहां पे कुछ अलग कंसेप्ट यूज किया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे यूजिंग सुपर कीवर्ड, किस तरीके से इस चीज को अचीव किया जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एक बार कंफर्मेशन जरूर दें अगर मेरी बात को समझ समझ पा रहे हैं तो। राइट, तो इसको प्रैक्टिकली हम करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो एडिटर है उस एडिटर पे हम लोग आते हैं, और इस पर्टिकुलर एडिटर पे हम लोग यहाँ पे कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लास टेस्ट ऑलरेडी हमारे पास एक बना के मैंने रखा है, और ये हमारा मेन मेथड है जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, क्लास ए। इस क्लास ए के अंदर में हमने एक प्राइवेट इंटीजर एक्स को हमने डिक्लेयर किया। आप सभी लोग अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्राइवेट अगर होता है तो हम डायरेक्टली एक्सेस दूसरे क्लास से नहीं कर सकते। इवन इसका कोई चाइल्ड क्लास भी हो तो ये डायरेक्टली इंटीजर एक्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लास बी बना लिया, एक्सटेंड्स अगर मैं ए करता हूं, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या बी क्लास कैन एक्सेस इंटीजर एक्स, तो आपका डायरेक्टली आंसर होगा कि नो, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट को। उसके लिए हमें सेट एंड गेट मेथड यूज करना होता है। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको एक्सेस करना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा। हमने एक पब्लिक वाइड सेट मेथड हमने बनाया था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इंटीजर एक्स हमने रखे थे, और यहाँ पे दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स कुछ इस तरीके से किए थे। और फिर इसे मुझे गेट भी करना था, अगर किसी दूसरे क्लास में इसी एक्स की वैल्यू को मुझे यूज करना हो, तो मैंने वहां पे बताया था कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रिटर्न टाइप ले लेंगे, और गेट नाम का एक मेथड हम बना लेंगे जिसके अंदर में हम लोग कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंटीजर रखा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, रिटर्न रिटर्न यहाँ पे एक्स करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को सभी लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन देखिए। ये सब चीजें लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, जब मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बता रहा था, या प्राइवेट को कैसे एक्सेस करना है, सेट मेथड, गेट मेथड। और आप लोग अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो ऑल क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगा उसे देखिए। यहाँ पे अगर मैं यूज कर देता हूँ क्या कि क्लास का नाम अगर मैं यूज कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम इज द क्लास नेम बट विदाउट एनी रिटर्न टाइप। यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने बना लिया है। यह किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेथड की जगह पे हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, और इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, लेकिन इसका कुछ मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ क्या कि यहाँ पे गेट एक्स कर देता हूँ, ताकि समझ में आएगा कि गेट एक्स मेथड, इफ यू विल कॉल द गेट एक्स मेथड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। राइट, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में यहाँ तक। कि हमने एक प्राइवेट इंटीजर एक्स रखा, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटर पास कर दिया। ये सब दिस क्या होता है आप अच्छी तरीके से समझते हैं। गेट एक्स मेथड को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा एक्स की वैल्यू। रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर रखा हुआ है, वॉइड नहीं है, इसीलिए। ठीक है। अब इसी क्लास के अंदर में मैंने एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड सो एक्स नाम का एक मेथड बनाया। सो एक्स मीनिंगफुल नाम है, और जब भी आप प्रैक्टिस आप करते हैं तो मेथड का नाम, वेरिएबल्स का नाम कुछ ऐसा रखें ताकि मीनिंगफुल हो, ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने जस्ट सिस्टम डॉट आउट पे प्रिंट एलन के अंदर हमने प्रिंट कर दिया है क्या, वैल्यू ऑफ एक्स इज, कॉन्केट करते हुए मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ऑल क्लियर होना चाहिए। क्लास ए की काम यहाँ पे मैंने खत्म कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्लास ए में इतनी सारी चीजें रखा, अब क्लास बी में आते हैं। क्लास बी एक्सटेंड्स ए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास बी जो है अगर पेरेंट क्लास है, तो अब मैं यहाँ पे क्या सब करता हूँ उसे देखिए। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्राइवेट इंटीजर एक्स कॉमा वाई। पहले वाले में सिर्फ एक था, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि अगर मुझे इस यहाँ पे जो सेट मेथड यूज करते थे उसकी जगह पे अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करें तो कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी, और इस पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, और वेरिएबल का नाम अगर सेम होता है तो आप जानते हैं दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स यूज करेंगे, फिर दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, इस तरीके से यूज करेंगे। राइट, कुछ इसी तरीके से यूज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज हम करेंगे क्या, कि ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आप देखेंगे कि दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला जो पार्ट है, क्या हमने क्लास ए वाले में
हमने लाइन नंबर 7 में इस चीज को परफॉर्म किया है, यस और नो, क्या है ना। तो और क्लास ए जो है ये पेरेंट है, तो क्लास बी जो है पेरेंट क्लास का जो मेंबर है या कुछ भी वहां पे किया गया उसका यूज कर सकता है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझते हैं कि पेरेंट के पास जो कुछ भी है चाइल्ड उसको एक्सेस कर सकता है। तो पेरेंट के पास ये लाइन यहाँ पे ऑलरेडी मैं असाइन कर चुका हूँ कि एक्स की वैल्यू दिस डॉट एक्स, मतलब यहाँ तक जाना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये पार्ट भी दोबारा से हम क्यों लिखें, क्योंकि इनहेरिटेंस का मकसद ही है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, कि जो कोड ऑलरेडी हम पेरेंट क्लास में लिख चुके हैं उसी को दोबारा से हमें लिखने की जरूरत नहीं हो, तो इस लाइन को आप हटा देंगे। लेकिन क्या हटाने से काम चलेगा? हटाने से वैल्यू तो हमारा यहां तक हमें जाना चाहिए था जो कि हमें जा नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड यूज करेंगे सुपर, और ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स। ये इंडिकेट करता है क्या, सुपर कीवर्ड और ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ऑलरेडी बी क्लास का जो एक्सटेंस ए है, यानी बी क्लास का जो पेरेंट ए है उस क्लास में ऑलरेडी ये काम किया जा चुका है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे, क्लियर है? ठीक है, तो ये पार्ट यहां तक हो चुका है। अब हम आते हैं कि फिर से हमें यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे गेट एक्स किया था और एक्स को रिटर्न ले लिया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न उसको लेते हैं। और मैं टाइम को थोड़ा सा सेव करते हुए इसी लाइन को दोनों को कॉपी करते हुए यहाँ पे भी मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, गेट वाई। अगर आप गेट वाई मेथड को कॉल करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, और अगर आप सो वाई मेथड को कॉल करते हैं तो ये आपको वाई की वैल्यू को प्रिंट करके आपको दे देगा। इस पॉइंट पे हम दोबारा से फिर से आएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ गए होंगे कि सुपर कीवर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लास बी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे, एक और क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हमने दे दिया क्लास सी। यहाँ पे एक्सटेंड्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, या सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? क्लास बी, राइट, जिन्होंने बी आंसर किया है बिल्कुल सही है। क्लास सी एक्सटेंड्स बी, क्लास सी, अभी हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं, तो क्लास सी एक्सटेंड्स बी, यानी क्लास सी का पेरेंट है कौन, बी, और बी का पेरेंट कौन है, ए है। ठीक है, अब क्लास सी के अंदर में हमने यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर एक्स, वाई और जेड, तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया क्लास सी के अंदर में। अब आप बताइए कि अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई कॉमा इंटीजर जेड, राइट, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि अगर आप लिखते हैं क्या, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, और फिर दिस डॉट जेड इक्वल्स टू जेड, तो क्या ये लाइन नंबर 40 एंड 41 जो है पेरेंट क्लास में यूज हुआ है, यस और नो? यूज हुआ है, तो हम दोबारा से इस चीज को हम यहाँ पे नहीं लिखना चाहेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कीवर्ड बताया आपको, सुपर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब एक्स और वाई के लिए जो कुछ भी असाइनमेंट आपको करना था वो ऑलरेडी आपने इसके पेरेंट क्लास में ऑलरेडी आपने इसको कर दिया है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेम उसी तरीके से, फिर यहाँ पे जो है हम लोग जेड की वैल्यू को गेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया जेड, और यहाँ पे जेड की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो क्लास सी के अंदर में कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर का क्या काम है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। और ये अगर इस मेथड को कॉल करते हैं तो जेड की वैल्यू मिल जाएगा, सो जेड को कॉल करेंगे तो जेड की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? प्लीज मुझे यहाँ तक एक कंफर्मेशन दें कि यहाँ तक चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है, अब इसी क्लास में क्लास सी के अंदर ही हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सम नाम का एक मेथड बनाया, जिसमें मैं चाहता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर s ले लिया है, मुझे करना x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये मैंने जो लिखा है ये एक सही स्टेटमेंट है क्या? सभी लोग से रेस्पॉन्ड में करूंगा आंसर क्या होना चाहिए। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि सम इज, और सम की वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है, एस में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो क्या आपको एरर मिलेगा? यहाँ पे डेफिनेटली आपको एरर मिलेगा, और वो एरर क्या होगा कि एक्स और वाई आप इसका यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, क्योंकि एक्स और वाई जो है ये प्राइवेट डिक्लेरेशन आपने किया हुआ है। आप ऊपर अगर आप देखेंगे कि क्लास ए के अंदर प्राइवेट इंटीजर एक्स है, राइट, तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली इसका जो पेरेंट क्लास का जो एक्स है उसका आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, कौन सा मेथड बनाया, गेट एक्स मेथड हमने बनाया। यहाँ पे गेट वाई मेथड हमने बनाया था कि अगर इसको अगर कॉल करोगे एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, गेट वाई को कॉल करोगे
y की वैल्यू मिल जाएगा। और ये मेथड ऑलरेडी हमने यहाँ पे कहाँ पे बनाया हुआ है, गेट एक्स मेथड, गेट वाई मेथड। आप यहाँ पे देखिए, आप गेट एक्स मेथड तो क्या रिटर्न करेगा, एक्स की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सेम उसी तरीके से क्लास बी के अंदर में हमने गेट वाई मेथड बनाया जो कि वाई की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास जेड वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे जेड का जो 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 भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली जेड भी रख सकते हो, या आप ऑलरेडी मैंने मेथड बनाया हुआ है तो मेथड के थ्रू एक्सेस करना ज्यादा बेहतर होता है। हमने यहाँ पे गेट जेड मेथड रखा, और ये गेट जेड मेथड क्या रिटर्न कर देगा, जेड की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और आप यहाँ पे एस की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा होगा कि ए क्लास के अंदर में इंटेक्स था, बी क्लास में वाई था, और सी में जेड था, और हमने सभी का यहाँ पे एडिशन करते हुए कुछ इस तरीके से काम किया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने पे कि हम ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं मल्टी लेवल का, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे नीचे हो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बनाइए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनेगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस क्लास सी के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब ये है कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ से 3 आर्गुमेंट पास करना होगा, राइट ना। तो हम लोग सी के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सी इक्वल्स टू सी, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, और यहाँ पे कुछ ऐसे रखेंगे, और यहाँ से मैंने वैल्यू पास कर दिया सपोज 10, 20, 30। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझने की जरूरत है कि आपने जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया यानी ऑब्जेक्ट सी के लिए बनाया है, तो आपने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स पास किया है, राइट। अब ये जो 3 आर्गुमेंट्स आपने जो पास किया है, ये कहाँ पे जाएगा, इसको समझिए। 10, 20, 30 कहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 38 में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आया उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हुए सुपर ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब सुपर और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई। अब सुपर का एक नया नजरिए से आप देखिए, ये क्या करेगा, सुपर कीवर्ड करता क्या है, सुपर कीवर्ड क्या करता है कि एक्स और वाई की वैल्यू जो नीचे से इसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10 इसको मिल रहा है, और वाई को 20 मिल रहा है। तो ये 10, 20 जो है वैल्यू, सुपर कीवर्ड क्या करेगा, उसको कैरी करेगा, और सी क्लास के पेरेंट कौन है, उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को जाके वो एक्टिवेट करेगा, यानी कॉल करेगा। यानी लाइन नंबर 40 जो है एक एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा, ये ऊपर की तरफ एग्जीक्यूशन इसका होगा, और ये सुपर की वजह से क्लास बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और वहां से मैं 2 वैल्यू पास कर रहा हूं, 10, 20। वो 10 इस एक्स में आएगा, 20 इस वाई में जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 22 के अंदर आएगा यहाँ पे सुपर एक्स। अब यहां से कौन सा वैल्यू कैरी करेगा, यहाँ पे 10। अब ये 10 किसको जाएगा, ये अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करेगा। और बी क्लास का पेरेंट कौन है, ए, और ए के कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे तो हमने एक ही यहाँ पे पैरामीटर रखा हुआ है, और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपने एक ही बार में नीचे से वैल्यू दिया, ये ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया विद द हेल्प ऑफ सुपर। मीन्स मैं फिर से आपको बता रहा हूं, 10, 20, 30 कहां पे आया, यहाँ पे आ चुका है। सुपर कीवर्ड की वजह से 10 और 20 की वैल्यू इसके ऊपर चला जाएगा, और ये जो जेड वाला जो पार्ट था वो वैल्यू किसको मिल जाएगा, इस जेड को मिल जाएगा। क्लियर है, यानी लाइन नंबर 37 में इस जेड को मिल चुका है। अब ये जो सुपर एक्स वाई है, ये अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और यहाँ पे आ चुका है, यानी 10, 20 अब यहाँ पे आ चुका है। 20 जो था वाई की वैल्यू, इस वाई को यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन इस सुपर एक्स की वजह से जो 10 है ये अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर यानी यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे आ चुका है, और फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिस डॉट एक्स मतलब इस एक्स को मिल चुका है। आई होप कि इस चीज को समझ पाएंगे। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कहाँ से कंट्रोल ऑफ फ्लो जो है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसको मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अब वैल्यू सभी एक्स और वाई जेड को मिल चुका है, यानी क्लास ए के प्राइवेट जो पार्ट था, यानी क्लास ए का जो प्राइवेट इंटीजर एक्स था उसको मिल चुका है, क्लास बी का जो प्राइवेट था यहाँ पे वाई को मिल चुका है, और क्लास सी में यहाँ पे जेड को मिल चुका है। तो ये सब डिक्लेरेशन करने का क्या मकसद था, आप समझ में आया होगा कि एक क्लास के से उसके पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे एडिशनल वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया, राइट। तो इस तरीके से हम सुपर कीवर्ड का यूज हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब कॉल करना है आपको सिंपली सीओ डॉट। अब आपको किसे कॉल करना है, जस्ट आपको मेथड को कॉल करना है, जो सो एक्स को कॉल करेंगे तो एक्स को ऑलरेडी वैल्यू आप दे चुके हैं तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। सीओ डॉट सो वाई,
वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, सी ओ डॉट सो, और ये सब मेथड ऊपर मैं बना चुका हूँ, राइट। और फिर हम सम को कॉल कर देते हैं। अगर आप सम को कॉल करते हैं तो ये सारा पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। गेट एक्स मेथड कॉल होगा, एक्स मिल जाएगा, यहाँ पे वाई मिल जाएगा, यहाँ पे जेड मिल जाएगा, तीनों की वैल्यू को एडिशन करेगा, एस एस में स्टोर करेगा और एस की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, राइट। अब यहाँ पे हम इसको बिल्कुल कंपाइल करने के लिए तैयार हैं। और अभी आप यहाँ पे इसको हमने कंपाइल किया, टेस्ट डॉट जावा, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं और आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स 10 असाइन हो चुका है, वैल्यू ऑफ वाई 20 असाइन हो चुका है। जेड में वैल्यू क्यों नहीं गया, अब यहाँ पे इसको समझना है कि जेड में वैल्यू गया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने जेड वाले को प्रिंट नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, जो लास्ट क्लास सी है, यहाँ पे मैंने एक्स को ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा था। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, जेड की वैल्यू है, जेड हमें लिखना चाहिए, एक्स लिखा था इसलिए वहाँ पे बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से हम कंपाइल करते हैं, लेकिन आप देखेंगे एडिशन आपको प्रॉपर दिखा रहा था वहां पे 10 20 30, और यहाँ पे सम इज 60 आपको दिखा रहा है, राइट। तो इस चीज को समझ में आया होगा। लेकिन अभी आप में से कुछ 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 लोग ऐसे भी हैं, एक आपने से सवाल ये कर रहे हैं, यहाँ पे इंट एक्स वाई जेड ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिखे। देखिए, आपके लिए बता दूं जिनको नहीं समझ में आया है, कि ऑलरेडी एक्स वाई जेड यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे प्राइवेटली क्यों, हम अगर प्राइवेट यहाँ पे है तो, लेकिन सेम इसी क्लास में हम यूज कर रहे हैं ना एक्स वाई जेड को, तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैल्यू हम लोग यहाँ से जो दे रहे हैं 10 20 30, ये यहाँ से जो 30 जो जा रहा है, यही सिर्फ हम इस जेड को दे रहे हैं। इस एक्स और वाई को मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं। और इसलिए अभी आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट करूं या वाई को प्रिंट करूं तो वो वैल्यू 0 दिखाएगा, क्योंकि मैं सुपर कीवर्ड की वजह से बाकी जो वैल्यू था एक्स वाई जो नीचे से आ रहा था, ये मैंने सी क्लास के पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ऊपर दे दिया है। मैंने इस एक्स वाई को मैंने नहीं दिया है, राइट। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स वाई दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं वाई को वैल्यू दे रहा हूँ, एक्स को नहीं दे रहा हूँ। और ये एक्स का यूज मैं सुपर कीवर्ड के लिए बचा के रखा कि सुपर की हेल्प से इसके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को जाके मैं वैल्यू दे दूं, राइट। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। और ये सुपर कीवर्ड को समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से यूज किया। यानी सिंपली आप ये बोल सकते हो कि पेरेंट के अंदर कुछ भी चीजें आपको नीचे से ऊपर आप पास करना चाहते हैं, तो सुपर कीवर्ड की हेल्प से उस चीज को आप अचीव आप कर सकते हैं। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ चीजों को मैंने करके बताया, और आप आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, और सभी का एडिशन होते हुए भी आपको दिखा रहा है। यानी जो सी क्लास था, सी क्लास के अंदर में अगर हम बात करें कि यहाँ पे गेट एक्स जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये क्लास ए का मेथड है, ये क्लास बी का मेथड है, और सी में तो हम है ही, तो उसमें आप डायरेक्टली जेड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑलरेडी मैंने मेथड बनाया था, उस डायरेक्टली मैंने मेथड को कॉल कर दिया, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं आप, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई अगर आप लिखते हैं तो एक्स में 0 वैल्यू है, वाई में 0 वैल्यू हो जाएगा, और सिर्फ जेड के पास जो वैल्यू होगा वही आपको दिखाएगा। आई होप कि जिनका क्वेश्चन था समझ में आया होगा। तो इस तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज करके आप वैल्यू किस तरीके से आप नीचे से ऊपर तक पास कर सकते हैं, और सुपर से हम किस तरीके से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा, सुपर कीवर्ड का यूज हम किस तरीके से करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो नेक्स्ट पार्ट ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, उसके पीछे क्या कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं वापस से आ जाऊंगा अपने व्हाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे जो है आते हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो डायग्राम होता है उसको पहले समझते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायग्राम किस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब कि मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, 3 4 5 जितना भी हो सकता है, लेकिन चाइल्ड एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, और सी उसका चाइल्ड है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, मल्टीपल पेरेंट्स और सिर्फ एक चाइल्ड, यानी हायरार्की इनहेरिटेंस जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, उसका जस्ट ये रिवर्स हो रहा है। वहां पे क्या था, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड था, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि मल्टीपल पेरेंट और सिर्फ एक चाइल्ड होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं लिंकिंग भी कर दूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लास ए और क्लास बी पेरेंट है, यानी मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, पेरेंट का मतलब सुपर भी क्लास हम बोल सकते हैं, ठीक है, और या इसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं।
और ये जो है चाइल्ड क्लास हो गया, या इसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, या इसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, जो भी बोलना चाहें। यानी पेरेंट को आप सुपर क्लास बोलो या आप पेरेंट क्लास बोलो, और आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, या इसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी कर देता हूँ, बेस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे दो बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। तो ये सपोर्ट नहीं करता है, रीजन क्या है इसे समझिए। रीजन यहाँ पे दो अलग अलग रीजन मैं बताऊंगा और उसी में सारा आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, अभी तक जो भी हम लोग करते थे कि इनहेरिटेंस का जब भी हम लिंक करते थे कि पेरेंट के पास जो कुछ भी है चाइल्ड उसको एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा कि अगर ए क्लास के पास कुछ वेरिएबल्स है या मेथड्स है, सी उसको एक्सेस कर सकता है। बी क्लास के पास भी जो मेथड्स है, वेरिएबल्स है, सी उसको यूज कर सकता है। एम आई राइट? यही कंसेप्ट हमने सीखा है कि ए क्लास के पास जो कुछ भी होगा सी एक्सेस कर सकता है, बी क्लास के पास भी जो कुछ भी होगा उसको भी सी एक्सेस कर सकता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये होगा कि जब क्लास ए के पास और क्लास बी के पास सेम प्रॉपर्टी होगा, तो फिर कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि सी कौन से वाले पेरेंट का प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि क्लास ए के पास में एक मेथड है, हेलो नाम का मेथड है, ठीक है, और क्लास बी के पास भी हेलो नाम का ही मेथड अगर होता है, तो फिर क्लास सी अगर यूज करना चाहे हेलो मेथड को, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा कि हेलो मेथड, ए का हेलो मेथड कुछ अलग आउटपुट दे रहा है, क्लास बी का जो पेरेंट जो बी है ये हेलो मेथड कुछ अलग एग्जीक्यूशन दे रहा है। फिर सी को वहां पे कंफ्यूजन होगा कि कौन से क्लास के मेथड को एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस तो दोनों को कर सकता है, लेकिन नाम जो है दोनों का सेम होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा होता है। इसलिए सबसे फर्स्ट रीजन आपसे अगर आपसे पूछा जाता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट जावा में क्यों नहीं करता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स होगा लेकिन चाइल्ड एक ही होगा। तो अगर मल्टीपल पेरेंट्स है और सभी पेरेंट्स के पास सेम नाम का मेथड हो, तो चाइल्ड को वहां पे कंफ्यूजन होगा कि कौन से मेथड का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। राइट? तो ये एक प्रॉब्लम था, एक कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से जावा में इसको सपोर्ट नहीं किया गया। आई होप कि इस चीज को सभी लोग समझ पाए होंगे। तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएंगे ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्यों सपोर्ट नहीं किया जाता। तो एक यहाँ पे रीजन है कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि दोनों में नाम अगर सेम होगा तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरा पार्ट पे हम बातें हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर मान लीजिए क्लास ए एक पेरेंट है, इसके अंदर में कुछ आपने डिक्लेरेशन आपने कर दिया है, मेथड्स है। क्लास बी अगर आपने बनाया, इसके अंदर भी आपने कुछ मेथड्स वगैरह आपने बना दिया है। तो क्लास ए पेरेंट है, क्लास बी भी पेरेंट है, क्लास सी चाइल्ड है, और ये चाहता है कि क्लास ए के पास है उसको भी एक्सेस किया जाए, और क्लास बी के पास जो कुछ भी है उसको भी एक्सेस करना चाहेगा क्लास सी। तो क्लास सी तो चाइल्ड है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि आपको एक कीवर्ड यूज करना होता है, एक्सटेंस। अब एक्सटेंस का एक अपना रूल है कि एक्सटेंस के बाद आप कोई एक ही पेरेंट का नाम लिख सकते हैं, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी लिखा है यहाँ पे। ये क्लास सी एक्सटेंस ए कॉमा बी नहीं लिख सकते हैं आप। एक्सटेंस के बाद सिर्फ एक ही क्लास का नाम लिख सकते हैं, एक ही सुपर क्लास का नाम लिख सकते हैं, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी सिंपली आपको बताना है कि दो वजह है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करने का, कि अगर दोनों पेरेंट के पास मेथड का नाम सेम हो, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा मेथड कौन से क्लास से आ रहा है। दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पे, दूसरा कंफ्यूजन नहीं, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि एक्सटेंस से इनहेरिटेंस हम करते हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंस के बाद सिर्फ एक ही क्लास का नाम आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप में से यहाँ पे एक लोग बता रहे हैं कि हम ऐसे तो भी तो कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं? एक जो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि क्लास सी एक्सटेंस ए कीजिए और फिर क्लास सी एक्सटेंस बी कीजिए। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे कंपाइलर आपको क्या बताएगा? बोलेगा ऑलरेडी भाई क्लास सी जो है आप ऊपर डिफाइन कर चुके हो, फिर से क्लास सी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। आई होप कि जिनका क्वेश्चन था समझ में आया होगा इस चीज को। इसलिए जिसका डिक्लेरेशन ऑलरेडी कर चुके हो फिर से आप कैसे कर सकते हो? इसलिए ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरा, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप कॉमा देते हुए यहाँ पे ऐसे भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आंसर अच्छी तरीके से भी लोगों को समझ में आया। आपसे इंटरव्यू में जब भी पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, और आई होप कि इस चीज को समझ पाएंगे। प्लीज कंफर्मेशन दे यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया कि हाँ, इसका
एक सॉल्यूशन बताया गया कि एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताया गया कि ठीक है, हम यहाँ पे जो क्लास कीवर्ड यूज करते थे, क्लास कीवर्ड हम यूज नहीं करते हुए अगर हम एक नया कीवर्ड यूज करें इंटरफेस, तो उसके थ्रू इस चीज को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक इंटरफेस एक अलग पार्ट ही हो जाता है, बट यहाँ पे मैं उसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ। फिलहाल यहाँ पे इस सभी को मैंने इरेज कर दिया है। अब यहाँ पे आ गया कि इंटरफेस। इंटरफेस जो टर्म है इसको समझना आसान होगा आप लोगों के लिए। मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल आपको देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंटरफेस होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए, मैं अभी प्रोग्रामिंग से हटके एक कंप्लीट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक आपको एक आप एक क्लाइंट हो और आप चाहते हो कि आप एक प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो आप। ठीक है, या मैं एग्जांपल लेता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट के एग्जांपल लेता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ काम करवाना है। ठीक है, तो ये जो है एक क्लाइंट है। ठीक है, ये एक क्लाइंट है। अब यहाँ पे ये एक मैंने पार्ट बनाया है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। उस प्रोजेक्ट में क्या सब चीजें होगा, उस सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने कि देखो मुझे मान लीजिए कि एक मुझे एक रोड बनाना है। ठीक है, और वो जो रोड होगा 1000 किलोमीटर का रोड होगा। उसमें क्या सब चीजें लगेगा, उसमें क्या मेथड्स होगा, क्या वेरिएबल्स होगा, वो सारा चीज मैं जस्ट मेथड की बात करता हूँ कि हमने जस्ट यहाँ पे एक बना दिया मेथड, हमने बना दिया कि हेलो वन नाम का मेथड होगा। वो बता रहा है फंक्शनलिटी, इंडियन गवर्नमेंट आपको समझा रहा है कि देखिए मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें कि एक ये काम होना चाहिए, दूसरा जो है, और ये सभी मेथड्स के अंदर में वो जो भी चाह रहा है वो सभी इसके अंदर में उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा कि हाँ, हमें जो ये रोड होना चाहिए, इतना लंबा रोड होना चाहिए, इतना वाइड होना चाहिए, उस रोड के किनारे में क्या सब चीजें होना चाहिए, मतलब सारा चीज जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो यहाँ पे इस मेथड के अंदर में सारा चीज लिखा गया है। और ये बहुत सारे मेथड्स इस तरीके से एन नंबर ऑफ मेथड्स उसने बनाया, यानी एन नंबर ऑफ रूल्स रेगुलेशंस उसने बनाया कि ऐसा एक प्रोजेक्ट हमारे पास होना चाहिए, जहां पे सिर्फ वो बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए बस। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी आएगा और यहाँ पे जो कुछ भी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं क्या, इंटरफेस। कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया कि मुझे ये सारी चीजें हमें चाहिए। अब वह यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे काम करने के लिए, जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर हम बोल सकते हैं। कि अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जो है ये है एक सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, या जो भी आप बोल रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा बेहतर होगा। सर्विस प्रोवाइडर ये आएगा, ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, मैं ये सारा काम मैं कर दूंगा, ये जो कुछ भी होगा मैं ये काम कर दूंगा, और फिर ये चीजें जो है इंडियन गवर्नमेंट को डिलीवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट है। क्या क्या पार्ट हुआ, एक इंडियन गवर्नमेंट और एक सर्विस प्रोवाइडर। इंडियन गवर्नमेंट क्या क्लाइंट है और ये है सर्विस प्रोवाइडर। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ये सब मुझे काम करवाना है, वो काम किया नहीं, जैसे उसने बताया एक पेपर पे लिख दो मुझे ये सब चीजें करवाना है। अब ये बोला कि हाँ ये जो कुछ भी पेपर पे है उसे हम प्रैक्टिक मतलब एक्चुअल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यानी क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम इंटरफेस कहते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर इसी कॉन्ट्रैक्ट को यानी इसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन करके एक जो भी प्रोजेक्ट का पार्ट था उसको एक्चुअल में एग्जिस्ट करवाएगा। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि क्लाइंट एंड सर्विस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पेपर पे होता है। पेपर पे बताया गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये सब टर्म्स कंडीशंस है, सारा चीज बताया गया, ये सब फैसिलिटीज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आएगा बोलेगा हाँ मैं ये सारा चीज को मैं इम्प्लीमेंटेशन करके दूंगा। समझ में आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कीवर्ड पे फोकस कीजिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन करके दूंगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। सभी लोगों को समझ में आया तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दे। एकदम सिंपल सी चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर इज इंटरफेस। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक इंडियन गवर्नमेंट यानी क्लाइंट ने बताया कि सपोज यहाँ पे जस्ट उसने बताया कि ये तीन मेथड्स, उसने बताया कि तीन काम आपको करना है।
सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर अगर सिर्फ एक ही काम किया, बाकी के दो काम नहीं किया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पे। और ये कंपाइलर यहाँ पे, अगर मैं प्रैक्टिकली इस चीज को मैं करके दिखाऊं तो इस चीज को अभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे होंगे। अभी देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि तीन काम दिया गया, क्लाइंट ने तीन काम दिया कि ये इसमें 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 आपको काम करना है। सर्विस प्रोवाइडर बोला कि हाँ ठीक है हम काम करेंगे, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ इसमें काम किया, इस दो में काम नहीं किया। तो क्या होगा, यानी सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ एक का ही इंप्लीमेंटेशन किया, इस दो पार्ट का, यानी हेलो 2 और हेलो 3 का इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं करता है, तो उस टाइम कंपाइल टाइम एरर आपको दिखाएगा। प्रैक्टिकली हम आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाने की हम कोशिश हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि वापस हम आते हैं अपने, इस चीज को समझ में आए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दे एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको उस चीज को समझाता हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, यानी जो इंटरफेस बनाया गया, इंटरफेस, अब यहाँ पे कीवर्ड आ गया इंटरफेस। ठीक है, अब हम क्लास कीवर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सिर्फ क्या होगा, मेथड का नाम होगा, उसके अंदर में क्या काम करना है, ये काम कौन करेगा, एक अलग सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो इंटरफेस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने एक इंटरफेस बनाया, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका, इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट नाम दे दिया। सिंपल सा आप समझिए, इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट, या कुछ मीनिंगफुल नाम देता हूँ, प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट 1। और इसके अंदर में जो है, हमने मेथड हमने बना दिया, लेकिन एक टर्म ये आप समझिए कि जब भी आपको इंटरफेस यूज करना है, उसके अंदर सिर्फ आपको मेथड का नाम लिखना है, ना कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैंने क्या बताया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है क्लाइंट है, तो वो खुद से नहीं बनवा रहा है, वो किसी और से बनवा रहा है, तो वो जस्ट यहाँ पे एक वो पेपर पे सारा चीज अब करके दिखा रहा है। एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कौन करके देगा? थर्ड पार्टी करके देगा, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करके देगा। तो यहाँ पे वो जस्ट ये बता रहा है, यानी इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट ही रखूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रखा, इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर में मान लीजिए कि हमने मेथड रखा हेलो 1 मेथड। तो इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरफेस यूज करें, तो सिर्फ मेथड का नाम लिख के छोड़ देना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मेथड जब भी बनाते थे तो लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता था, वहां पे हम लोग कुछ इस तरीके से किया करते थे, और जो कुछ भी इसमें कैलकुलेशंस करना हो, कुछ प्रिंट करना हो, सारा चीज करते थे। तो मेथड दो तरीके से होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक होता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होगा, कि सिर्फ आपने नाम लिख के छोड़ दिया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो मेथड हमने बनाया है, जस्ट हमने सेमीकोलन देके छोड़ दिया, उसने ये बताया कि हाँ ये एक मेथड आपको काम करना है। ठीक है, और इस पे काम कौन करेगा? थर्ड पार्टी, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको एक्चुअल में काम करके देगा। ये जस्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मान लीजिए मैंने एक और बना दिया, पब्लिक प्रोवाइड हेलो 2, ये दूसरा काम दिया गया उसी प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, अब ये काम दिया गया, तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझना है, कि क्लास की जगह पे इंटरफेस टर्म यूज करना है सभी स्मॉल में। इंटरफेस का क्या नाम है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें आप चाहते हैं, जस्ट उस मेथड का नाम लिख दें। उसके अंदर में की चीजें आपको नहीं करना है, इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट आपको नहीं करना है, वो थर्ड पार्टी करेगा। यहाँ पे जस्ट इस केस में मैंने दो ही रखा है। अब मान लीजिए कि फिलहाल यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, मेन मेथड को हटा देता हूँ। अब मान लीजिए कि ये क्लास टेस्ट जो है, ये क्लास टेस्ट, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, और ये बोल क्या रहा है कि यस आई कैन इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर मेथड एंड दिस पर्टिकुलर मेथड, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है इसके अंदर में जो कुछ भी है, इसे हम करके आपको दे देंगे। यानी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट कौन कर रहा है? क्लास टेस्ट यहाँ पे कर रहा है। तो क्लास टेस्ट और इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक लिंक होना चाहिए, और वो लिंक करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं इंप्लीमेंट्स, नाम से भी समझ में आता होगा कि क्लास टेस्ट जो है इंप्लीमेंटेशन करेगा किसको? कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस के अंदर में जो कुछ भी है उसको इंप्लीमेंट करके आपको देगा। समझ में आ रहा है कि इंटरफेस के अंदर में जो कुछ भी चीजें आप लिखेंगे, मेथड जो होगा उसमें सिर्फ मेथड का नाम लिख के छोड़ देना है, यानी डिक्लेरेशन करके छोड़ना, इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है। इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? क्लास। यहाँ पे क्लास यूज किया है, तो क्लास जो है इंप्लीमेंट्स, यानी इंप्लीमेंट करेगा किसको? कौन इंटरफेस को? कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस को।
अब इसके अंदर में मैंने आपको क्या बताया कि अब टेस्ट जो है अगर ये कॉन्टेक्ट लिया है तो इसमें जितने भी मेथड्स हैं सभी मेथड को इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी होगा। लेकिन अगर इसने यहाँ पे क्या किया कि सिर्फ एक ही को किया, यहाँ पे पब्लिक वाइड हेलो वन, और यहाँ पे इसके अंदर में कुछ कोडिंग जो भी चीज है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना था इसके अंदर में दे दिया, यानी ये कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है। मैं कोडिंग यहाँ पे फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली रन होगा या नहीं होगा, कंपाइल होगा? क्योंकि मैं कुछ मैसेज नहीं दे रहा हूँ, जस्ट हमें कंपाइल करके चेक करना है कि इंटरनली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको रूल ये बताया कि टेस्ट जो है इंप्लीमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है तो उसके अंदर में जितने भी मेथड्स हैं सभी को करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक ही को कर रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इसलिए आप यहाँ पे कंपाइल करके देखिए, टेस्ट को हम कंपाइल करेंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल किया आप देख सकते हैं एरर आपको दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है इस चीज को समझिए, टेस्ट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हेलो टू इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि हेलो टू जो मेथड है उसका यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो हेलो टू के बारे में आपने कुछ किया ही नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। समझ में आया? और ये इंटरव्यू में आपसे सवाल किया जाता है, ठीक है? कि इंटरफेस के पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ऐसा मेथड जिसका बॉडी नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मेथड्स हम लोग देख रहे थे कि मेथड बनाते थे उसके अंदर में इंप्लीमेंटेशन होता था, उसको क्या बोलते थे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको बोला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इस दोनों का ही इंप्लीमेंटेशन टेस्ट को करना होगा, लेकिन इसने एक ही पे किया था, इसीलिए यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम दिखाया वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाया कि मेथड हेलो टू इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है। आई होप किस चीज को समझ पाए होंगे। सेम उसी तरीके से अगर मैंने, लेकिन अभी प्रॉब्लम था, अभी इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हेलो टू भी लिख दिया। इसका मतलब क्या कि क्लास टेस्ट यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जितने भी चीजें था सभी को इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे उसने किया है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया, मतलब इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। आउटपुट अभी मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, और अब आप अगर आप देखेंगे तो जो एरर पहले आता था वो एरर यहाँ पे नहीं आएगा। रन करेंगे आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक रूल है, इस चीज को अभी समझ पाए होंगे, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे कि यहाँ पे इंटरफेस के पास जितने भी मेथड्स होंगे, अगर आप कोई भी क्लास है अगर कॉन्टेक्ट लेता है कि हाँ मैं ये इसको कंप्लीट करूंगा, इम्प्लीमेंट पूरा करूंगा, और उसने सिर्फ एक ही को किया और दूसरे को नहीं करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए दोनों को होना चाहिए, इंटरव्यू में ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट कि जैसे ये अगर ये नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, ये अगर नहीं किया तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा उसको समझिए कि क्लास टेस्ट बोल रहा है क्या, हम मैं इंप्लीमेंट्स तो करूंगा लेकिन मैं कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नहीं करूंगा। तो उसके लिए बताना होगा, इससे क्लास के पहले एक कीवर्ड लगाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर आप लगा देते हो आप, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पार्शियल इंप्लीमेंटेशन करेगा वो। पार्शियल तो समझ में आता है ना, कि थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया। ठीक है, तो पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लगाने का, किसी भी क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट लग गया तो पार्शियल इंप्लीमेंटेशन होगा, उस केस में जितने भी हैं सभी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसने सिर्फ एक को ही किया है ओके है, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जस्ट लगा दिया है, पहले आपने देखा था एरर आ रहा था, अब यहाँ पे देखिएगा फिर से मैं कंपाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एरर बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का दो तरीके से सॉल्यूशन मैंने बताया कि यहाँ पे जो कुछ भी इंटरफेस के पास मेथड था, अगर कोई भी थर्ड पार्टी आके बोलता है कि मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो कंप्लीट करना होगा, दोनों को ही जितने भी काम दिया गया सभी को कंप्लीट करना होगा तो ही काम होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन जो थर्ड पार्टी है बोल रहा है मैं सब नहीं काम करूंगा, तो उसको बोलेगा मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब मैं पार्शियल कुछ काम करूंगा कुछ नहीं करूंगा, तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दीजिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप किसी चीज को समझ पा रहे होंगे, तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे यहाँ तक, कंसेप्ट को समझ में आ रहा है क्या? दूसरे पार्ट पे आते हैं। रूल क्या है कि जो इंटरफेस हमारे पास में है, इंटरफेस के अंदर में यहाँ पे जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, आप लगाओ या नहीं लगाओ ओके है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब पब्लिक है और एब्स्ट्रैक्ट भी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, मैं इसलिए मैंने लिख भी दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इंटरफेस के अंदर में जो मेथड होता है वो कैसा मेथड होता है, तो आपको बताना है कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये दो पार्ट आपको समझना है।
अगर आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पब्लिक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अगर आपने गलती से भी यहाँ पे पब्लिक को मिस कर दिया है यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे इसको मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे दोनों ही मेथड को मैं फिलहाल रखता हूँ। पहले अगर मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, void hello 1, यहाँ पे पब्लिक नहीं है, यहाँ पे भी पब्लिक नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इंटरफेस के अंदर में आप जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, आप लिखो या नहीं लिखो। तो इसी मेथड का आप ओवरराइड यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कंपलसरी तौर पे पब्लिक होना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं अब अगर अभी इसको सेव करके अब मैं अभी आपको कंपाइल करता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने एरर्स आएंगे। सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो प्लीज मुझे कंफर्म करें यहाँ तक कितना एरर्स दिखाना चाहिए यहाँ पे। देखिए, एक दिखाएगा, दो दिखाएगा, तीन दिखाएगा, कितना दिखाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक तो प्रॉब्लम ये दिखाएगा कि यहाँ पे दो मेथड है और आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को मैंने निकाल दिया है, इसका मतलब दोनों ही मेथड यहाँ पे होना चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम दिखाएगा कि हेलो टू को आपने इसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है, एक एरर वो। दूसरा एरर आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे जो मेथड है ये है, आपने जो बनाया है ये पब्लिक मेथड है बाय डिफॉल्ट। इंटरनली जो है पब्लिक, आप लिखो या नहीं लिखो, लेकिन यहाँ पे तो आपने लिखा ही नहीं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता नहीं है, वो डिफॉल्ट होता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखे हो आप, इस वजह से प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, हेलो टू को आपने इसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। यानी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे यू विल गेट टू एरर्स। तो अब आप यहाँ पे, मैं कंपाइल पहले करता हूँ, एक सेकेंड। अब आप यहाँ पे देखेंगे